So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion on the chapter breathing and exchange of gases. In the previous video, we have already talked about the basic propagative of breathing. Respiration क्यों होती है इस बारे में भी हम लोग जान चुके थे. एक जनरलाइज्ड मैकेनिज्म को हम देख चुके थे कि आप जो सांस लेते हो, जो हवा आपके लंग्स में जाती है, वो एल्वियोलाई से ब्लड में क्यों पहुंचती है और ब्लड से टिश्यूज में क्यों पहुंचती है. एंड आफ्टर दैट CO2 आपका टिश्यूज से ब्लड में कैसे पहुंचता है और जो ब्लड में CO2 आया होगा यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो CO2 को एल्वियोलाई में कैसे पहुंचाएगा, जिसके बाद आपकी सांस के थ्रू, एक्सपीरेशन के थ्रू CO2 को बाहर फेंक दिया जाएगा. ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे, लेकिन आज हम उसी चीज को देखने वाले हैं, उसी मैकेनिज्म को देखने वाले हैं विद फैक्ट्स एंड विद डेटा. आज हम एक्चुअल में समझने वाले हैं कि जो डिफ्यूजन हुई वो CO2 और ऑक्सीजन की किन वैल्यूज की वजह से हुई. किस पोजीशन पर आपका CO2 की वैल्यू ज्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, एंड किस पोजीशन पर आपका ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है. ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा मजेदार ये टॉपिक है. वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल बिकॉज दिस इज एन ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर. तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसको एक टेक में देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में द गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन टू पोजिशंस. सबसे पहले तो आपने जो सांस ली है वो आपके लंग्स के एल्वियोलस तक पहुंची है और उस हवा को, उस ऑक्सीजन को आपको कहां पहुंचाना है, ब्लड में पहुंचाना है, जिससे कि ब्लड आपका सर्कुलेट हो जाए एंड अल्टीमेटली आपके बॉडी टिश्यूज तक उस ऑक्सीजन को ले जा सके. तो समझ लीजिए ये आपके लंग्स हैं. ओके, सो दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है आपके लंग्स के अंदर हवा ले जा रहा है. तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ऑक्सीजन का इंटेक किया है. तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका ऑक्सीजन का इंटेक हुआ. आपने ऑक्सीजन अंदर ले लिया तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा है, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपके लंग्स के अंदर बढ़ी है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपके एल्वियोलाई के अंदर बढ़ी है. इसके बगल में से जा रही है क्या, एक ब्लड वेसल. तो एल्वियोलाई ब्लड वेसल के साथ क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस का. तो ये जो ब्लड वेसल है ये ऑर्गन्स से होती हुई आती है. तो ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑर्गन्स भाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे हैं. तो ऑर्गन्स में जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं तो CO2 जनरेट होती है. वो जो CO2 थी वो आपके इस ब्लड में फ्लो कर रही है. तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस ब्लड के अंदर CO2 का अमाउंट ज्यादा है, इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यस, मैं कह सकता हूं. तो यहां पर CO2 ज्यादा है ब्लड के अंदर और ऑक्सीजन कम है, और एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है. तो क्या होगी, डिफ्यूजन हो जाएगी. जो CO2 थी विच यू आर लुकिंग एट, ये CO2 आपके एल्वियोलस में पहुंच जाएगी एंड ये CO2 आगे चल करके बाहर पहुंच जाएगी एटमॉस्फेयर में. जबकि जो ऑक्सीजन आपने सांस के थ्रू ली थी वो ऑक्सीजन अब ब्लड वेसल में पहुंच जाएगी, क्योंकि ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है. अब क्योंकि ये जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में थी ये ब्लड वेसल तक पहुंच चुकी है, तो अब ब्लड वेसल में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया. एंड जो आपके ऑर्गन्स हैं यहां पर CO2 ज्यादा होता है. तो ये जो ब्लड वेसल है मेरे भाई, ये ब्लड वेसल घूम के इस ऑर्गन के पास जाएगी, क्योंकि ब्लड वेसल का काम क्या है, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना बॉडी के हर ऑर्गन, बॉडी के हर टिश्यू तक. तो ये जो ऑक्सीजन आया है अब इस ब्लड वेसल के अंदर, ये जो ऑक्सीजन हमने ब्लड वेसल के अंदर लोड किया है ये आपका ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा. तो अब ऑर्गन्स में क्या है, ऑर्गन्स में CO2 ज्यादा है, ऑर्गन्स में CO2 ज्यादा है तो ये आपका ब्लड वेसल में लोड कर दिया जाएगा. और जो ब्लड वेसल अभी ताजा ताजा ऑक्सीजन लेकर आ रही है, ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन या फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका ऑक्सीजन भेज दिया जाएगा. ये आपका टोटल मैंने एयर का सर्कुलेशन बताया. सो देयर आर टू प्लेसेस वेयर द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर. जो सबसे पहली पोजीशन है वो ये है आपके ब्लड वेसल और लंग्स के बीच में. लंग्स में ताजा ताजा ऑक्सीजन आया है और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है. ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा है और यहां पर क्योंकि ताजा ताजा हवा आपने ली है तो CO2 की कमी है, ऑक्सीजन से भरे हुए हैं आपके लंग्स. तो क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा. लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा, ब्लड में ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन यहां चला जाएगा लंग्स टू ब्लड. यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो CO2 ज्यादा, लंग्स में CO2 कम, तो CO2 चला जाएगा फ्रॉम ब्लड टू लंग्स. ये आपकी पहली आपको गैसियस एक्सचेंज की इवेंट देखने को मिली. आफ्टर दैट जो सेकंड इवेंट है वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में है, यानी ब्लड और ऑर्गन्स भी आप बोल सकते हो, दैट इज टोटली योर कॉल. ये एक ऐसा इलाका है जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं. तो यहां पर मेटाबॉलिज्म से CO2 बनेगा विच इज द बाय प्रोडक्ट, एंड आपका यहां पर ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती रहेगी क्योंकि आपको फूड को ऑक्सीडाइज करना है. तो ऑक्सीजन की तो ऑर्गन्स में कमी हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन को वो यूज करते जा रहे हैं और CO2 इनमें बनता जाएगा. तो जब ब्लड वेसल यहां पर आएगी तो ब्लड वेसल में ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन ज्यादा है ब्लड वेसल में,
और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन ब्लड वेसल से ऑर्गन में चला जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जबकि ऑर्गन्स में CO2 ज्यादा था और ब्लड वेसल अभी ताजा ताजा ऑक्सीजन लेकर आई है, तो उनके अंदर CO2 कम था। CO2 कहां चला जाएगा? ऑर्गन्स से ब्लड वेसल में चला जाएगा। यही आपकी टोटल सर्कुलेशन है। यही आपको दो जगह पर देखने को मिलती है, पहला तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, दूसरा यही ब्लड लेकर जाएगा आपका टिश्यूज के पास ऑक्सीजन को और वहां से CO2 को उठा लेगा। तो ये जो है गैसियस एक्सचेंज, ये वाया डिफ्यूजन होता है, क्योंकि आपने देखा यहां पर कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है एटीपी का। सारी जो गैसेस हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने की कोशिश कर रही हैं। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। और सिंपल डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है? पहली बात तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे। अगर कोई गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो बहुत ही आसानी से मूव हो जाएगी थ्रू द मेम्ब्रेन्स। तो जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा परमिएबिलिटी। सेकंड, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। हम चाहते हैं कि मेम्ब्रेन पतली हो। एल्वियोलाई का हमने क्या हाल बताया था? एल्वियोलाई में इररेगुलर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर था और वो वस्कुलराइज्ड वॉल थी। हम चाहते हैं कि जिस वॉल में से एक्सचेंज होना हो वो वस्कुलराइज्ड हो, उसके पास ब्लड सप्लाई हो अच्छी खासी, वो मॉइस्ट हो, और उसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो वॉल पतली हो, क्योंकि पतली चीजों में से गैसियस एक्सचेंज बहुत ही एफिकेसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ हो पाता है। तो हम चाहते हैं कि मेम्ब्रेन की थिकनेस हमारी कम हो, गैस की सॉल्युबिलिटी हमारी ज्यादा, और तब जाके ऐसा इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने लेफ्ट साइड में इनकॉर्पोरेट कर रखा है डायग्राम। इस पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम थोड़ा डेटा पढ़ लेते हैं। नाउ अब आगे देखो, वही सारी चीजें हैं जो कि रिपीट होंगी, जो मैं आपको जस्ट अभी बता चुका हूं, बट एक बार लेट्स हैव अ लुक। एल्वियोलाई जो है ये आपके प्राइमरी साइट है गैसियस एक्सचेंज की। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई जो है ये थिन वॉल्ड है। पहली बात तो थिन वॉल्ड हो गया। दूसरी बात वस्कुलर हो गया, वस्कुलैरिटी अच्छी खासी, ओके। और पतली वॉल है, वस्कुलर है, और एक्सटेंसिबल वॉल भी है इसका। ये बैलून की तरह फूल जाते हैं हवा को लेने के बाद, तो ये एक्सटेंसिबल भी होते हैं, और इनका सरफेस एरिया भी उस एक्सटेंसिबिलिटी की वजह से ज्यादा होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा गैसेस को एक्सचेंज कर पाते हैं। इसलिए एल्वियोलाई को आपका प्राइमरी साइट कहा जाता है। इसीलिए लंग्स के अंदर एल्वियोलाई ही वो जगह है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ट्यूब्स में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज होते हैं, ये भी हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा। और ये डिफ्यूजन किस किस बात पर डिपेंड करता है? ये देखो, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा तेजी से पार्टिकल मूव करेंगे। समझ लो एक ये चैम्बर है, इसके अंदर मैंने दो पार्टीशन बना दिए। एक जगह पर आपके 100 मॉलिक्यूल हैं और दूसरी जगह पर 90 मॉलिक्यूल हैं। तो यहां पर मॉलिक्यूल स्लोली मूव करेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट नहीं है ज्यादा। ग्रेडियंट यानी डिफरेंस कितने का है? ग्रेडियंट यानी डिफरेंस सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स का है। जबकि अगर मैं दूसरा केस लूं कि एक जो आपका चैम्बर का साइड है, यहां पर आपके 100 मॉलिक्यूल्स है, जबकि चैम्बर के दूसरे साइड आपके 10 मॉलिक्यूल हैं। कोई आपसे पूछे कि केस ए में ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तेजी से या केस बी में, तो आप बोलेंगे केस बी में ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, केस ए में नहीं। और सिंपल सी बात, सिंपल सा रीजन वहां पर क्या है? ग्रेडियंट। क्योंकि ऊपर ग्रेडियंट सिर्फ 10 मॉलिक्यूल का है, जबकि नीचे जो ग्रेडियंट है मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा 90 मॉलिक्यूल्स का है। इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर ग्रेडियंट आपको देखने को मिला, विच इज अल्टीमेटली गुड फॉर द डिफ्यूजन पर्पस। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल उतावले होंगे दूसरी साइड में भागने के लिए। सो मोर द ग्रेडियंट, मोर विल बी द डिफ्यूजन। सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। अगर ये गैस सॉल्युबल है ही नहीं तो ये पार्टिकल इस साइड से इस साइड पर जाएंगे क्यों? भाई मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए सॉल्युबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो जितने ज्यादा सॉल्युबल होंगे उतने ज्यादा डिफ्यूजन कर पाएंगे। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, थिकनेस जितनी कम होगी, अब मोटी मेम्ब्रेन है तो उसके थ्रू पार्टिकल क्यों ही जाना पसंद करेगा, पतली मेम्ब्रेन है तो झटपट से निकल जाएगा। तो मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी कम है, डिफ्यूजन उतना आपका बढ़िया हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यानी लंग्स, यहां पर हमने देखा कि एक्सटेंसिबल होते हैं आपके एल्वियोलस, और जितनी ज्यादा इनकी एक्सटेंसिबिलिटी है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा ये गैस को एक्विप कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा गैसियस एक्सचेंज ये कर पाएंगे। राइट? तो ये चारों के चारों फैक्टर्स आपको नोट करने। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये टेबल आपको याद करना है मेरे दोस्त, और करना ही पड़ेगा, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं। ये टेबल है आपका प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। हमने क्या बोला कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ग्रेडियंट, और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है डिफ्यूजन की मदद से होती है। और डिफ्यूजन किसकी मदद से होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, डिफ्यूजन इज
द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या हम बोल सकते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यही सारी बातें तो हम लोग करते हैं बेसिकली। तो यहां पर भी आपको नोट करना पड़ेगा कि अगर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ गई तो डिफरेंस होगा पक्का ऑक्सीजन की मात्रा में, कि हाँ भाई ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी और एल्वियोलास में ऑक्सीजन अभी एकदम भरा हुआ था, तो उसमें डिफरेंस कितना था ये हमें जानना है। डिफरेंस तो होगा, दैट इज फॉर श्योर, और हमें यह भी पता है कि एल्वियोलस में ज्यादा ऑक्सीजन है और ब्लड वेसल में कम, तभी तो आपके एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आई है। लेकिन कितना डिफरेंस है यह हमें नोट करना है, और ये सारी वैल्यूज याद करने का एक सिंपल तरीका, एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सीजन जहां ज्यादा होगा वहां पर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी ज्यादा प्रेफर नहीं करती, तो कुछ पोजीशन जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा 5-6 यूनिट का। ये बात याद कर लो, सारा टेबल चुटकियों में याद हो जाएगा, दैट इज अश्योरेड। अब देखो झटपट कि यहां पर जो मेरे भाई पार्शियल प्रेशर हमें देखना है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, समझ लो कि एक कंटेनर है जिसमें 100 गैसेस हैं। अब उन 100 गैसेस का जो सम प्रेशर है, कि 100 गैसेस मिलकर जितना प्रेशर क्रिएट कर रही है, 100 गैसेस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज द ओवरऑल प्रेशर और द टोटल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर। बट अब 100 गैसेस में मुझे यह पता लगाना है कि हीलियम ने कितना कंट्रीब्यूट किया इस प्रेशर में, तो उसमें टोटल प्रेशर तो नहीं आया ना, हम 99 गैसेस को यहां पर डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, हम सिर्फ हीलियम पे फोकस कर रहे हैं। तो हीलियम ने कितना किया टोटल में से, उसका योगदान कितना है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। नाइट्रोजन ने कितना किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ने कितना किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। CO2 ने कितना किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो यहां पर आप पार्शियल प्रेशर देखते हो O2 का और CO2 का, क्योंकि आपको इनकी ही एक्सचेंज करवानी है। तो यहां पर आप इन्हें छोटे p से डिनोट करते हो, छोटा p मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और छोटा p मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये आपको नीचे टेबल में दिए हुए हैं। सबसे मस्त बात यह है कि आप यहां पर जो यूनिट्स लेते हो ये आप mmHg में लेते हो, मिलीमीटर मर्क्यूरी में लेते हो, और टोटल जो mmHg आप लेते हो दैट इज 760 mmHg, अराउंड इतना वैल्यू आप लोग लेके चलते हो, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मर्क्यूरी। इस हिसाब से आप लोग चीजों को नापते हो, इस हिसाब से आप प्रेशर को नापते हो। तो आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में अराउंड 20% के आसपास या फिर 20.5% के आसपास क्या है, ऑक्सीजन है। अगर आप निकालोगे भाई 760 mmHg में से 20% ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हुआ, हमें सिर्फ ऑक्सीजन का नोट करना है एटमॉस्फेयर में, बाकी सारी गैसेस हमने डिस्कार्ड कर दी। तो अगर एटमॉस्फेयर में 100% ऑक्सीजन है, उसमें से 20% ही मतलब 100% गैसेस है, उसमें से 20% की ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, 20% ही हमारा सिर्फ ऑक्सीजन है। कितने प्रेशर में से, 760 mmHg में से। तो निकाल लो भाई कितना होगा, अराउंड 20 इंटू 7.5 कर लो, तो 7.5 इंटू 20 कितना हो गया, 150 के आसपास हो गया। 76 है, 152 के आसपास हो गया, 152 के आसपास हो। आंसर कितना है, 159 है, यानी कि कहीं 20.5 20.6 ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है। उस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया कि अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर 159 इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन आउट ऑफ ऑल द गैसेस। और CO2 काफी कम होती है, 0.03%, 0.04%, उस हिसाब से 0.3 इसका पार्शियल प्रेशर आ गया mmHg के अंदर, यानी आउट ऑफ 760 इसका कंट्रीब्यूशन आ गया, राइट। तो ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट परसेंटेज पता है ऑक्सीजन की इन द एटमॉस्फेयर, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट बाय यूटिलाइजिंग दिस फार्मूला कि 760 में से जो भी परसेंटेज है ऑक्सीजन की उसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, आपको टोटल पार्शियल प्रेशर जो है मिल जाएगा ऑक्सीजन का। सिमिलरली आप CO2 के लिए कर सकते हो, नाइट्रोजन के लिए, जो भी गैसेस हैं आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब इस एटमॉस्फेरिक एयर के अलावा जहां पर भी जो लोएस्ट वैल्यू है वो 40, याद करने का यही तरीका है। एल्वियोलाई में नया नया ऑक्सीजन आया है, CO2 कम है, CO2 की वैल्यू 40। ब्लड अगर डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो ये 40 हो गया। ब्लड ऑक्सीजनेटेड है यानी ऑक्सीजन से लोडेड है, अब इसने लंग से ऑक्सीजन ले ली है तो ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम, CO2 40। और टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, तो CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम तो ऑक्सीजन की मात्रा 40। बात खत्म। बात समझ में आ गई होगी
कि आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं एटमॉस्फेयर में दैट इज 159 एंड 0.3, ये तो आपको याद करनी है, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये थ्योरेटिकल डेटा नहीं है, ये बाकायदा कैलकुलेटेड डेटा है। कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। जो भी परसेंटेज है एक पर्टिकुलर गैस की, जैसे x परसेंटेज है, x परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर दूंगा और 760 में से निकाल लूंगा इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसको मैं टेबल में प्लेस कर दूंगा। आपको बस x की वैल्यू रखनी है, बाकी सारा का सारा डेटा आपका आ जाता है। एल्वियोलस जो है डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज, इनमें से ऑक्सीजन की मात्रा कहां ज्यादा होगी, CO2 कहां ज्यादा होगी हमें पता है। एल्वियोलस के अंदर ताजा ताजा ऑक्सीजन आया है तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब डिलीट हो चुका है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन डिलीट हो चुका है तो CO2 ज्यादा ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन की 40 हो जाएगी मात्रा। ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 की मात्रा कम, तो CO2 40 हो जाएगा। टिश्यूज में आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली उल्टा हो जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन 40 हो जाएगा। ओके, तो कम जो मात्रा है ये आपकी 40-40 हो जाएगी। कम जो मात्रा है ये हमेशा 40 रहेगी, स्टैंडर्ड वैल्यूज को छोड़ के, एनवायरमेंट को छोड़ के, बाकी ये आपकी जो वैल्यूज हैं ये सारी 40 हो जाएंगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो CO2 का लेवल है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, आपकी बॉडी उसको प्रेफर नहीं करती, बिकॉज CO2 इज पॉइजनस फॉर अस, टॉक्सिक फॉर अस। तो हम क्या करते हैं, CO2 की वैल्यू जहां जहां पर ज्यादा है 4-5 ही ज्यादा होगी। अगर भाई ऑक्सीजन 40 है तो CO2 ज्यादा से ज्यादा हद मार के 45 हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर 40 है तो ज्यादा से ज्यादा हद मार के CO2 45 हो जाएगा, राइट? यानी CO2 बहुत ज्यादा नहीं रहता। अगर आपका ऑक्सीजन 40 है, सबसे कम वैल्यू 40 होने वाली है आपकी, आपको पता है, तो CO2 यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको 45 देखने को मिलेगा। दोनों केसेस आपको याद हो गए। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी सपोर्ट करिए तो एल्वियोलाई में तो दबाकर ऑक्सीजन आया है, यहां पर 104 हो जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा और आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 हो जाएगी। यहां पर डबल से भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है पूरा का पूरा सिस्टम। ओके, तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार इस टेबल की अपने हाथ से बनाकर, जिससे कि भाई ट्रिक तो हमने बना ली लेकिन इंप्लीमेंट भी तो करनी आए हमें। यहां पर मैं लिख देता हूं एटमॉस्फेयर, ए फॉर एटमॉस्फेयर, ए फॉर एल्वियोलाई। तो इसका ट्रिक है ए डॉट, ए डॉट। ए का मतलब एटमॉस्फेयर, ए का मतलब एल्वियोलाई और डॉट में डी का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टी का मतलब टिश्यूज, राइट? अब इसमें मुझे किस किस की मात्रा देखनी है, ए डॉट के अंदर मुझे ऑक्सीजन की मात्रा देखनी है और CO2 की मात्रा देखनी है। ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में हो जाएगी 159 कैलकुलेटेड है, CO2 की मात्रा हो जाएगी 0.3 कैलकुलेटेड है। एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, CO2 कम तो 40। डीऑक्सीजनेटेड के अंदर ऑक्सीजन कम होगा, CO2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम तो 40। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम तो 40। टिश्यू के अंदर CO2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम तो 40। बात खत्म, चारों वैल्यूज याद हो गई। जहां जहां पर आपको लगता है कि CO2 ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकती, 5 का डिफरेंस आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा, 45 लिख दो। टिश्यूज में आपका ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा, 45 लिख दो। एल्वियोलस में लबालब ऑक्सीजन आता है बहुत ज्यादा, 104 लिख दो। और यहाँ पर डबल से भी ज्यादा 95 आपको वैल्यू देखने को मिल जाती है। तो दो वैल्यू आपको सिर्फ याद करनी पड़ी, 104 और 95। इसके अलावा बाकी जो सारी वैल्यूज है ये कम वाली आपकी 40 होगी और CO2 जहां पर ज्यादा होगा 45 होगी। बाकी सारी आपको ट्रिक से याद हो जाएंगी। 104 और 95 आपको याद करनी है, सिर्फ दो वैल्यूज। इतना आसान तरीके से हमने इस टेबल को समझ लिया है, राइट? तो सिर्फ 104 और 95 वाली वैल्यू जो है हमें याद करनी, बस और कुछ नहीं, राइट? अब इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं ठीक तरीके से। अब हमने पीछे एक डायग्राम छोड़ा था, अब इस डायग्राम को बखूबी पकड़ना है हमें, राइट? अब देखो, इंस्पायर्ड एयर, एयर को आपने इंस्पायर कर लिया। एयर को आपने इंस्पायर क्यों कर लिया? यहां पर PO2 क्या है, यहां पर PO2 है आपका 159। 159 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। और यहां पर एल्वियोलाई के अंदर PO2 देखें आप 104। अब 104 है तो यहां पर क्या हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीजें आएंगी, यानी जो आपका एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा, मानते हो? फिर जो आपका ऑक्सीजन है यहां पर देखो 104 है, जबकि आपका जो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, CO2 लेकर आया है ना, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें CO2 ज्यादा है,
45 के आसपास और ऑक्सीजन कम है 40 के आसपास। ऑक्सीजन अगर मेरे भाई यहां पर 40 है और इसके ऊपर 104 है तो यहां से ऑक्सीजन अनलोड हो जाएगा, यहां पर 104 से 40 की तरफ बढ़ जाएगा आपका ऑक्सीजन। और CO2 यहां पर ज्यादा है, CO2 यहां पर कितनी है, CO2 यहां पर है 45 बिकॉज ज्यादा है और इसके अंदर है 40 मिनिमम वैल्यू, तो 45 से 40 की तरफ आपका CO2 बढ़ जाएगा। तो CO2 क्यों डिफ्यूज हुआ ये भी हमें पता है और आपका ऑक्सीजन क्यों डिफ्यूज हुआ ये भी हमें पता है। फिर यहां पर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन लेकर आया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है आपकी 95 के आसपास, जबकि CO2 की मात्रा है आपकी 40 के आसपास। अब ऑक्सीजन अगर 95 था और यहां पर ऑक्सीजन कम है आपका 40, तो 95 से 40 की तरफ ऑक्सीजन चला जाएगा। यहां पर CO2 ज्यादा था 45 और डीऑक्सीजनेटेड में CO2 कितना है आपका, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर CO2 है 40 के आसपास। तो 45 टू 40 आपका CO2 जो है एक्सचेंज हो जाएगा। अब इस डायग्राम को एक बार हाथ से बनाकर देख लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से ये सारी की सारी चीजें हमें क्लियर हो जाए। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे लंग्स है, इस प्रकार से बना लेते हैं। ओके, एक रफ डायग्राम है ये, मैंने यहां पर एल्वियोलस बना लिए, लंग्स के एल्वियोलस जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर देखो बाहर आपका O2 लिख देंगे, मैं यहां पर O और C लिख रहा हूं। ओके, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, PO2 PCO2 लिखेंगे, बहुत ज्यादा स्पेस कवर होगा। ऑक्सीजन की मात्रा है यहां पर 159 और CO2 की मात्रा यहां पर है 0.3 और इसके अंदर एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा है आपकी 104। तो यहां पर क्या है, आपका जो ऑक्सीजन है 159 से 104 की तरफ बढ़ेगा ना, तो ऑक्सीजन आपका यहां पर आ जाएगा और CO2 जो है ये यहां पर कितनी रहती है, CO2 कम मात्रा है तो 40 रहेगी। तो CO2 जब यहां पर जमा हो जाएगी तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगी। तो CO2 क्यों एटमॉस्फेयर में निकल जाती है बाहर और ऑक्सीजन क्यों आ जाती है बॉडी के अंदर, पहले तो ये क्लियर करना चाहिए। अब ये जो एल्वियोलस है इसके बगल से कौन गुजर रही है, इसके बगल से गुजर रही है मेरे भाई ब्लड वेसल, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये आपकी ब्लड वेसल एक आई, कहां से आई है, सामान लेकर के ऑर्गन से आई, ऑर्गन्स या टिश्यूज से सामान लेकर के आई। टिश्यूज में कौन सा सामान बट रहा है भाई, भाई आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो टिश्यूज के अंदर कौन सा सामान बट रहा है, CO2 बट रहा है। तो यहां से यानी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। तो CO2 की मात्रा यहां पर ज्यादा है 45 और ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर कम है 40। अब यहां पर क्या हुआ, जो CO2 है ये 45 है और यहां पर CO2 40 है, तो क्या ये CO2 यहां चली जाएगी एल्वियोलस में, बिल्कुल। और ऑक्सीजन यहां पर 104 है और ऑक्सीजन यहां पर 40 है, तो क्या ये ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा ब्लड वेसल में, बिल्कुल आ जाएगा। तो CO2 आपकी बाहर चली गई है एल्वियोलस में और आपकी ऑक्सीजन यहां पर अंदर लोड हो गई है इस ब्लड के अंदर। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लोड हो गया है तो ये ब्लड आपका प्योर हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, राइट। ये ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी 95 और CO2 आपका कम, कम कोई भी मात्रा है वो है आपकी 40, राइट। ये आपको देखने को मिला क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन भयंकर तरीके से भर चुकी है। अब ऑर्गन या टिश्यूज हैं तो इसके अंदर क्या है, आपकी CO2 ज्यादा है, यानी CO2 है आपकी 45 और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है आपकी 40। तो यहां पर आपका ऑक्सीजन 95 है और ऑक्सीजन यहां पर 40 है, तो क्या मैं टिश्यूज और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन लोड कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, टिश्यूज और ऑर्गन में ऑक्सीजन आ जाएगा। और यहां पर C है आपका 45 और C है 40, तो क्या मैं CO2 अनलोड कर दूंगा ब्लड वेसल के अंदर, बिल्कुल कर दूंगा। तो जो ब्लड आएगा मैं उसके अंदर CO2 दोबारा भर दूंगा जिससे कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये पूरी की पूरी वैल्यूज आपको याद करनी है, तभी इस प्रॉपर पाथवे को आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। कहां पर डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन क्यों हुआ, वो सारी की सारी चीजें आपकी वैल्यू बेस्ड है और ये सारी वैल्यूज आपको याद हो गई होंगी कि जो भी मात्रा कम है एटमॉस्फेयर को छोड़ के वो कम मात्रा हमेशा 40 रहेगी। जहां पर CO2 ज्यादा है यानी टिश्यूज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा 45 रहेगी, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 104 और आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा 95। इसके अलावा आपको कोई वैल्यू याद नहीं करनी है, सिर्फ दो वैल्यूज याद करनी है ऑक्सीजन की, दैट्स इट। ये आपका ओवरऑल मैकेनिज्म है, डिफ्यूजन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस वैल्यूज की वजह से हुआ, सारी की सारी चीजें आपकी यहां पर क्रैक हो जाती है, राइट। तो ये पूरा का पूरा टेबल हम लोग पढ़ ही चुके हैं और पीछे जाकर हम लोग मैकेनिज्म को भी देख चुके हैं। नाउ द एक्चुअल एक्सचेंज, हाउ डज इट हैपन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार, CO2 बाहर क्यों गया, बाहर प्रेशर कम है, अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि अंदर CO2 का प्रेशर क्या है 40, बाहर है 0.3, तो चला गया। बाहर 159 है ऑक्सीजन का, अंदर क्या है,
अंदर आपका 104 है तो अंदर आ गया। फिर ऑक्सीजन यहां से यहां क्यों गया, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां पर ऑक्सीजन था 40 और ऊपर है 104, लेकिन अब यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ चुकी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो गया है 95 ऑक्सीजन, तो आगे चल के ऑक्सीजन अनलोड हो जाएगा, ओके, एंड टिश्यूज के अंदर पहुंच जाएगा। ये पूरी की पूरी पाथवे हम लोग देख चुके हैं, सेम गैसियस एक्सचेंज आपको यहां पर बताया हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहां कहां पर बनेगा। तो एल्वियोलाई के अंदर जो हवा है इसमें ऑक्सीजन 104 mmHg है, जबकि ब्लड के अंदर 40 mmHg है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो ऑक्सीजन आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा और उसे ऑक्सीजनेट कर देगा। इस वाले रिएक्शन की बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है। जबकि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यहां पर इसकी बात हो रही है, ये आपका ज्यादा है 45 mmHg, जबकि एल्वियोलस के अंदर है 40 mmHg। तो यहां से यहां ये जो CO2 है इसकी बात हो रही है, आपका CO2 एल्वियोलस के अंदर डिफ्यूज हो गया। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये बात हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से निकालनी है। अब सेकंड इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, क्योंकि हमने देखा था कि डिफ्यूजन किस किस चीज पर डिपेंड करता है। पहला तो आपका डिपेंड कर रहा था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, जितना ज्यादा ग्रेडियंट, जितना ज्यादा डिफरेंस, उतनी फास्ट गैसेस मूव करेंगी। दूसरा ये डिपेंड कर रहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे। अब ऑक्सीजन और CO2 में से ज्यादा सॉल्युबल कौन है, ये बात हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन और CO2 में से ज्यादा सॉल्युबल जो है वो है आपका CO2। अगर मौका मिले CO2 को पास होने का और ऑक्सीजन को पास होने का और दोनों के मॉलिक्यूल्स बराबर हैं, तो CO2 अपना काम 20 से 25 गुना कम टाइम में पूरा कर लेगा, बिकॉज 20 से 25 टाइम हायर होती है डिफ्यूजन कैपेबिलिटी CO2 की, तो ऑक्सीजन से बेहतर इसे माना जाता है इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, मेम्ब्रेन में से आसानी से पास हो जाती है। सो अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर टू दैट कंपेयर टू O2। यानी CO2 का जो डिफ्यूजन है, CO2 का जो डिफ्यूजन है ये बहुत ही बढ़िया रहता है ऑक्सीजन के डिफ्यूजन से। ये बात यहां पर कही गई, ये बस हमें यहां पर बात पता लगानी थी, ओके। अगली चीज है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जितनी पतली होगी मेम्ब्रेन उतना बढ़िया रहेगा। तो यहां पर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन रहती है हमारी, यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमारा डिफ्यूजन के लिए, जिसको आप एल्वियोलाई बोलते हो, उस एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में गैसेस कैसे जाती हैं, पतले पतले मेम्ब्रेन्स का एक सिस्टम रहता है, और ये 3 लेयर की मेम्ब्रेन्स रहती हैं। सबसे पहली जो आपकी लेयर है वो है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। जब हमने टिश्यूज पढ़े थे तब हमने बात की थी कि एल्वियोलाई में पेवमेंट एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है, एकदम पतली, ओके, आपके एकदम पतले कम थिकनेस के आपके सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, सो दैट इनकी थिकनेस काफी कम रहे एंड अल्टीमेटली ये डिफ्यूजन बाउंड्री बना सके। बिकॉज टू मेक द डिफ्यूजन बाउंड्री इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वेरी लो थिकनेस। सिमिलरली यहां पर आपकी थिन स्क्वेमस एपिथेलियम यानी पेवमेंट टाइल लाइक एपिथेलियम आपको देखने को मिली, जैसे हमारे घर की टाइल्स होती है जिनका सरफेस एरिया ज्यादा रहता है लेकिन वो पतली होती है, ओके, तो उनकी ब्रेड्थ इज वेरी वास्ट बट द ओवरऑल थिकनेस इज वेरी थिन। एक पेपर की तरह, पेपर विच इज इवन कॉल्ड एज लेमाइना, उसकी जो चौड़ाई और लंबाई है काफी ज्यादा है, लेकिन एक पेपर पतला बहुत होता है, राइट। तो अगर आप 500 पेपर्स को ऊपर नीचे रखते हो तब जाके आपकी इतनी थिकनेस आपको देखने को मिलेगी। एक पेपर कंपैरेटिवली काफी थिन है तो ये एक पेपर की तरह बिहेव करती है, इतनी पतली आपकी यहां पर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। इसके जस्ट साथ एसोसिएटेड क्या है, तो ये तो आपकी पहली लेयर है, ये आपकी पहली लेयर है, ओके, जिसे आप क्या कह रहे हो, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई की लेयर है ये वाली, जो कि मैं लेजर पॉइंटर से आपको दिखाता हूं। ये आपके एल्वियोलस की जो लेयर है हरे वाली, ये आपकी पेवमेंट एपिथेलियम बना रही। दूसरा क्या है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, यानी जो कैपिलरीज हैं, आप जहां पर एक्सचेंज होगा ना गैसेस का, आपको ब्लड में पहुंचानी है गैसेस, तो यहां पर देखो एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, यहां पर एल्वियोलाई के साथ एसोसिएटेड जो कैपिलरीज हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इनकी एंडोथेलियम यानी ब्लड वेसल्स को अंदर से कवर करने वाली जो पतली एपिथेलियम की लेयर होती है उसे एंडोथेलियम बोला जाता है, क्योंकि अंदर से कवर करती है किसी चीज को। तो ये जो एंडोथेलियम है एल्वियोलर कैपिलरीज की, ये वाली जो लेयर है इसकी बात हो रही है, ये आपकी दूसरी मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और इनके बीच में जो हल्का हल्का सा ये सब्सटेंस भरा हुआ है येलो कलर का, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। ये आपके तीसरे लेयर का काम करता है। तो बेसमेंट सब्सटेंस जो प्रेजेंट है एंडोथेलियम और एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस के बीच में, ये आपका थर्ड लेयर का काम करेगा। अब कहने को तो 3 लेयर है तो इनकी थिकनेस बहुत मोटी होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी जो थिकनेस है वो 1 mm से भी कम होती है, यानी 0.5 mm के आसपास होती है 3 मेम्ब्रेन्स होने के बावजूद।
और ये इतनी पतली होती हैं 3 लेयर की होने के बावजूद, तभी ये इजी गैसियस पैसेज को होने देती, राइट। तो यहां पर देखो जो एल्वियोलस की वॉल है ये आपकी 1 सेल थिक है, यहां पर आपके स्क्वैमस एपिथेलियम सेल की लेयर बनी हुई है। फिर आपकी जो ब्लड वेसल है इसकी एंडोथेलियल लेयर है, राइट, इसकी एंडोथेलियल लेयर है जिसको आप एंडोथेलियम बोल सकते हो, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल। और उसके बीच में जो सामान भरा हुआ है इसे आप बेसमेंट सब्सटेंस बोल देते हो। तो यहां पर ये तीनों चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ओके। और ये क्या बनाती हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं। तीनों को मिलाकर आप जो है टोटल डिफ्यूजन बाउंड्री, टोटल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अब चौथा जो इलाका था, चौथा जो एरिया था, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हमने आपको बताया था कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना ही आपका बेहतर डिफ्यूजन होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतने ही ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंटर कर पाएंगे। तो एक जो आपके लंग का सरफेस एरिया है वो टेनिस कोर्ट जितना होता है, यानी टेबल टेनिस का जो कोर्ट है, अगर आप अपनी एक एक एल्वियोलाई को खोल करके बिछा दो ना एक मेम्ब्रेन की फॉर्म में, यानी अगर आप अपनी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन्स को खोल करके चद्दर की फॉर्म में जमीन पर बिछा दो तो एक टेबल टेनिस कोर्ट जितना सरफेस एरिया आपने अपनी छाती के अंदर समेटा हुआ है। दिस इज अ फन फैक्ट, ओके। सो प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई, क्योंकि एक्सटेंसिबल होती हैं, पतली मेम्ब्रेन वाली होती हैं, ये सरफेस एरिया ऑफ लंग्स को इंक्रीज कर देती हैं। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना एक्सचेंज, उतना एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। डाइजेशन में भी हमने पढ़ा था, विलाई माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जिसको आप क्रिस्टा बोलते हो, वो भी सरफेस एरिया बढ़ाती है, जिस वजह से ज्यादा एंजाइम्स अटैक कर पाते हैं, एक्ट कर पाते हैं। सिमिलरली हियर द मेम्ब्रेन्स सरफेस एरिया इज इंपॉर्टेंट सो दैट मोर एंड मोर गैसियस पार्टिकल कैन गेट एक्सचेंज्ड। सो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया इज वेरी क्रिटिकल, ये बात आपको समझनी थी। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी अब हमने ये देखा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, किस फॉर्म में होगी, कौन लेके जाएगा, कौन है वो गाड़ी जो ऑक्सीजन को बैठा कर ले जाती है। CO2 ट्रांसपोर्ट होगी, हाँ भाई, सांस छोड़ रहे हैं, लंग से एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई है CO2, कैसे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उससे CO2 आ चुकी है एल्वियोलस के अंदर, कैसे। तो डिफ्यूजन का प्रोपेगेटिव तो हमने देख लिया, डिफ्यूजन का पर्सपेक्टिव हमने समझ लिया। नाउ इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड द फॉर्म इन विच दे आर बीन ट्रांसपोर्टेड, द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमें अब ये देखना है कि किस केमिकल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है, राइट। तो ऑक्सीजन कहां कहां ट्रांसपोर्ट होता है, देखो लंग से टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि टिश्यूज आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं, उन्हें जरूरत है ऑक्सीजन की। और CO2 जो है ये टिश्यूज से लंग्स में ट्रांसफर होगा, क्योंकि टिश्यूज में मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान एक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट बना था जिसका नाम है CO2, उसको आपको लंग्स में ट्रांसफर करना है सो दैट लंग्स के थ्रू, एक्सपीरेशन के थ्रू वो आपकी बॉडी से बाहर जा पाए। तो ऑक्सीजन जो है ये आपका फिजिकल सोल्यूशन यानी ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रेवल कर सकता है, जो कि बहुत कम करता है, अराउंड 3% के आसपास। और ज्यादातर जो आपका ऑक्सीजन है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अटैक फॉर्म में रहता है, यानी जो हीमोग्लोबिन रहती है, ये हीमोग्लोबिन जो है एक गाड़ी है। हीमोग्लोबिन आपको पता है आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये आपके 4 ऑक्सीजन को बैठाने की कैपेसिटी रखता है। एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं, चाहे आप ऑक्सीजन बैठा लो चाहे CO2 बैठा लो। तो ये 4 ऑक्सीजन को बैठा करके ले जाता है। तो हियर द हीमोग्लोबिन इज एक्टिंग एज अ व्हीकल। ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक व्हीकल का काम करता है और ये आपके ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो प्लाज्मा के थ्रू भी आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सकता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू भी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन लग चुका है हीमोग्लोबिन के ऊपर। सिमिलरली जो आपका CO2 है ये भी आपका लग सकता है हीमोग्लोबिन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की CO2 की टेंडेंसी ज्यादा है, ज्यादा सॉल्युबल है। तो यहां पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड अटैक कर देता है हीमोग्लोबिन के ऊपर तो इसे आप बोलते हैं कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। पहले ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है तो कार्बन वर्ड यहां पर लिया गया है, इट इज कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। ज्यादातर जो आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है CO2, और प्लाज्मा के थ्रू भी थोड़ा बहुत ये ट्रेवल कर सकता है। तो हमें ये जानना है कि कितना कितना परसेंट ऑक्सीजन किस प्रकार से ट्रेवल करेगा, कितना कितना परसेंट CO2 किस हिसाब से ट्रेवल करेगा, और इनका मैकेनिज्म, दैट हाउ डू दे बेसिकली ट्रेवल। So let's start our discussion with the transportation of oxygen, and after that we will be moving toward or proceeding towards the transportation of CO2. तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में जो ब्लड प्लाज्मा है मैंने आपको बताया था सिर्फ 3% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करता है डिसॉल्व्ड स्टेट में, यानी आपके ब्लड में
प्लाज्मा में डिसॉल्व है, ब्लड जहां पे जा रहा है वहां पर ऑक्सीजन भी जा रहा है। लेकिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन यानी हेमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होकर 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रेवल करता है बाय आरबीसी, क्योंकि रेड ब्लड सेल ने, नाम क्या है इनका, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में रेड कलर क्यों है, ड्यू टू हेमोग्लोबिन। इसका मतलब रेड ब्लड सेल में दबाकर हेमोग्लोबिन है। आपको पता होगा कि रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज इन्यूक्लिएटेड। क्यों? क्योंकि इसने हीमोग्लोबिन की लालच में इतना ज्यादा हेमोग्लोबिन स्टोर कर लिया कि इसने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स को इरेडिकेट कर दिया। इसने बोला मुझे न्यूक्लियस चाहिए ही नहीं, मेरा सिर्फ एक काम है, मैं उसको जो है पूरे के पूरे दम से निभाऊंगा। इसने क्या बोला कि मुझे न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, मैं किसी और की कमांड पर जिंदा रह सकता हूं, लेकिन मेरा जो काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, उसको मुझे बेहतर तरीके से करना है। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बैठाने के लिए मुझे ज्यादा टैक्सीज की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ज्यादा हेमोग्लोबिन की जरूरत पड़ेगी। तो रेड ब्लड सेल ने अपने अंदर बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन इनकॉर्पोरेट कर लिया, जिस वजह से इनका कलर रेड हुआ है। तो इनको रेड ब्लड सेल बोलने के पीछे लॉजिक भी यही है कि इनके अंदर दबा करके हीमोग्लोबिन भरा पड़ा है। तो 97% ऑक्सीजन यहीं से ट्रांसपोर्ट होती। तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा इन अ रिवर्सिबल मैनर। भाई रिवर्सिबल मैनर तो होगा ही, लॉजिक है, याद करने की चीज नहीं है, इनके पीछे मत पड़ना कभी एनसीईआरटी के एक एक वर्ड के पीछे ना, कि इसको मैं याद कर लूं। समझो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। आपको ऑक्सीजन को बैठा के नहीं रखना है एक टैक्सी के अंदर। इफ यू आर अ टैक्सी, तो ओला कोई तुम्हें अपने घर थोड़ी ले जाता है यार, तुम्हारे साथ शादी करके। जो ओला उबर वाले लोग हैं जो टैक्सी चलाते हैं, वो आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। द सिमिलर केस इज विद आरबीसी। अब जो आरबीसी है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन है, जो गाड़ी है, उसने आपको समझ लो लंग्स से पकड़ा, क्या भाई लंग्स में ऑक्सीजन थी वहां से पकड़ा, अब टिश्यूज पर ले जाकर छोड़ेगा भी तो रिवर्सिबल मैनर तो होना ही है। तो ये लॉजिक है। एंड आफ्टर दैट जब ऑक्सीजन बाइंड कर लेता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो इसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलेंगे, ये बात कर चुके हैं। तो इसे आप ऑक्सीजनेशन प्रोसेस बोलते हैं, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन के पास 4 हेम यूनिट्स होती हैं। अभी से क्या बोला, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, हेम का मतलब है हीम यूनिट, एंड ग्लोबिन का मतलब है ये आपका राउंड प्रोटीन। ओके, ग्लोबुलिन टाइप का प्रोटीन। ओके, सो नाम के अंदर सब कुछ जस्टिफाइड है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं। 4 पैसेंजर बैठा सकता है, हमने लास्ट स्लाइड के अंदर बनाकर भी देखा है बकायदा। देखो यहां पर इसने 4 पैसेंजर बैठा रखे थे ऑक्सीजन नाम के। 4 पैसेंजर की कैपेसिटी है ना, 5 बैठाएगा। ओके, इससे ज्यादा नहीं बैठा सकता, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है इसका। तो ये जो है आपका 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। तो यहां पर देखो जो आपका Hb4 है, Hb4 मतलब 4 आपकी हीम यूनिट है, यहां पर इसने आपके क्या कर लिए हैं, यहां पर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर लिया, 4 O2 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर लिया। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HbO8 हो जाएगा। O8 क्यों लिखा यहां पर, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो सिंपल भाषा में, 4 × O2 लिख सकते हो, एक ही बात। ओके, तो जो हेमोग्लोबिन है ये आपका अटैच हो जाता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं, ऑक्सीजन एटम नहीं बोल रहा, याद रखना ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल आपका O2 के फॉर्म में होता है, और यहां पर जो O8 लिखा हुआ है ये 8 आपके एटम्स हैं। तो कभी भी आप देखोगे तो मॉलिक्यूल लिखा रहेगा, ईच Hb मॉलिक्यूल कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 4 ऑक्सीजन एटम्स नहीं बोला कि आप यहां पर 4O लिख दोगे, 4O2 लिखना पड़ेगा। दिस 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी तो ये मॉलिक्यूल बनेगा ना। एटम मॉलिक्यूल्स में यही फर्क है कि काफी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन ने मिलकर एक डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लिया है। अब देखो ये आरबीसी थी, इसके अंदर ऑक्सीजन लंग से आ गई है, ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन से बाउंड हुई और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लिया, और इसे टिश्यूज के अंदर ले जाकर के रिलीज कर दिया गया। तो यहां पर बाइंड हुई, यहां पर रिलीज हुई, तो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ ना। अगर आप किसी को गड्डी में बैठा रहे हो तो उसे आगे चल के छोड़ भी सकते हो, छोड़ना पड़ेगा ही, राइट, तभी तो और हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज समझनी है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब बाइंड करेगा आपके हेमोग्लोबिन से, क्या क्या कंडीशंस हैं which you need to justify so that the oxygen molecule could bind to the hemoglobin molecules. So it depends upon the PO2, partial pressure of oxygen। जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे उतनी ज्यादा बाइंडिंग होगी, तो ऑक्सीजन तो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। PCO2, अब CO2 भाई कंपीट करता है, मैंने आपको क्या बताया, हेमोग्लोबिन पे बैठने की टेंडेंसी CO2 की ज्यादा है ऑक्सीजन से। अगर 1000 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, 1000 मॉलिक्यूल CO2 के हैं, तो CO2 बैठेगा पहले, क्योंकि ताकतवर है, पोटेंशियल ज्यादा है। तो CO2 कम रखना पड़ेगा भाई। CO2 अगर ज्यादा रखा तो ऑक्सीजन को नहीं बैठने देगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन तो नहीं बनेगा, कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन ये जरूर बना लेगा।
फिर आपका हाइड्रोजन आयन, फिर आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसको आप पीएच बोल रहे हो, एंड देन आपका टेम्परेचर। ये किस हिसाब से इफेक्ट करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ऑक्सीजन डिसोसिएशन करने में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाएगा कि कौन सी कंडीशन हो जिससे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर जाए और कौन सी कंडीशन हो जिससे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाए। सो इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर हाई PO2 है, PO2 बहुत ज्यादा है मेरे भाई, 104 है पूरा। लो PCO2 है, 40 है सिर्फ। लेसर प्रोटॉन कंसंट्रेशन है, ओके, लेसर प्रोटॉन कंसंट्रेशन है और लोअर टेम्परेचर है क्योंकि हवा अभी ठंडी ठंडी आई है। क्योंकि आपका जो पैसेज था, जो आपका ट्रेवल वाला पैसेज था, इसके काम क्या क्या थे? 3 काम मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में। पहला काम कि आपका ऑक्सीजन को लेके आएगा, दूसरा काम पैथोजेंस को और फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करके उनको बॉडी से बाहर भगा देगा, तीसरा काम टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर ठंडा ठंडा कूल कूल करके रखता है लंग्स के अंदर। These factor favors the formation of ऑक्सीहेमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीहेमोग्लोबिन कब बनेगा? जब आपकी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो, यानी लेस एसिडिटी हो, यानी एसिडिक कंसंट्रेशन आपकी कम हो और टेम्परेचर भी आपका कम। ये आपको यहां पर देखना है। और आपका टिश्यूज के अंदर टूट जाता है, टिश्यूज के अंदर जाकर भाई टूटेगा ना ये कॉम्प्लेक्स, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को रिलीज करना पड़ेगा, तभी तो टिश्यूज के अंदर आप ऑक्सीजन भेज पाओगे। तो वहां पर आपको देखने को मिलता है टिश्यूज के अंदर लो PO2 है और हाई PCO2 है। CO2 ज्यादा है तो वो बाइंड कर जाएगा हेमोग्लोबिन से, उस चक्कर में ऑक्सीजन को उतरना पड़ेगा। हाई आपका प्रोटॉन कंसंट्रेशन है यानी हाई एसिडिटी है और आपका हायर टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो आपका हेमोग्लोबिन डिसोशिएट हो जाता है और रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को। तो यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम है कैडेट। आर्मी में भर्ती होते हैं ना कैडेट, तो उनके नाम पर एक छोटी सी ट्रिक। ट्रिक क्या है? C का मतलब है CO2, CO2 ज्यादा। A का मतलब है एसिडिटी, यानी एसिडिटी ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा तो इसका मतलब pH ऑटोमेटिकली कम, यानी कि आप कह सकते हो कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा। तीनों का एक ही मतलब है। D का मतलब यहां पर क्या है? DPGA, डाइफॉस्फोग्लिसरेट या बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जो आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, ये आपका ज्यादा है। T का मतलब क्या है? टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर। यानी जब CO2 ज्यादा हो जाएगी, हाई CO2, जब एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी यानी हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन, जब DPGA जो कि एक इनहिबिटर है ये ज्यादा हो जाएगा, और जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, हायर टेम्परेचर। इस केस में जब ये कैडेट वाली टर्म्स ज्यादा हो जाएंगी, इस केस में आपका ऑक्सीहेमोग्लोबिन डिसोशिएट हो जाएगा, ऑक्सीहेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स विल बी डिसोशिएटेड, यानी इसमें ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएगा। तो अब साथ कब रहेंगे? ये साथ कब रहेंगे मेरे दोस्त? उल्टा कर दो सब कुछ। अगर CO2 कम है तो ज्यादा बनेगा ऑक्सीहेमोग्लोबिन, अगर एसिडिटी कम है यानी अगर आपका pH ज्यादा है तो आपका ऑक्सीहेमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, अगर DPGA कम है यानी इनहिबिटर कम है तो आपका ऑक्सीहेमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, अगर टेम्परेचर कम है तो ऑक्सीहेमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। यही हमने इस वाले पैराग्राफ में नोट किया था। तो ये सारा का सारा आपका कैडेट नाम की ट्रिक से क्लियर हो जाता है। इतने बड़े पैराग्राफ को हमने सिर्फ 5 अल्फाबेट्स में कवर कर लिया। कैडेट एक टर्म पढ़ो बस, पूरा का पूरा अल्फाबेट जो है आपको समझ में आ गया एक बार तो ये आर्टिकल क्रैक हो जाएगा, राइट। तो हेमोग्लोबिन है, देखो 4 हेम यूनिट है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, 4 हेम यूनिट्स है। इन सब के बीच में आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है फंसा हुआ है ब्लू कलर का। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स को गाड़ी में बैठा करके ले जा सकता है। यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 100 ml ऑफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये 5 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर, ओके। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रीड कि अगर 100 ml आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें 5 ml आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। अब देखो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएटिव कर्व, यहां पर क्या होता है? यहां पर आपको बताया जाता है कि ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन पे तो ये आपका एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है। एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है किसका? ऑक्सीजन बाइंडिंग का ऑन हीमोग्लोबिन। यानी कि जब हीमोग्लोबिन पे एक ऑक्सीजन बाइंड किया तो ये बड़ी मुश्किल से बाइंड किया, बहुत ज्यादा इसे स्ट्रेस लगा।
तो जब ये स्टार्टिंग में बाइंड करता है ना, तो आपका यहां पर देखो परसेंटेज सैचुरेशन दे रखी है। परसेंटेज सैचुरेशन मतलब कितना परसेंट आपका हीमोग्लोबिन भर चुका है। तो अगर आपने एक ऑक्सीजन बैठा लिया है तो 25% सीट्स भर चुकी हैं हीमोग्लोबिन की। मेरे भाई 4 ही सीट है हीमोग्लोबिन के ऊपर जहां पर ऑक्सीजन बैठ सकता है। अगर एक ऑक्सीजन बैठ गया तो 25% सीट ऑक्यूपाइड, 25% हाउसफुल हो चुका है। अब आपने एक और हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन पे एक और ऑक्सीजन बैठा लिया, 50% सीट भर गई। फिर आपने एक और बैठा लिया तो अल्टीमेटली आपकी यहां पर 75% सीट भर गई। फिर आपने एक और बैठा लिया तो आपकी यहां पर जाकर के 100% सीट भर गई। ओके, इसे आप कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन, कि आपका कितना सीट्स जो है ऑक्यूपाई हो जा रही हैं। और यहां पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एमएमएचजी, यानी आप कितनी ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ाएं कि वो आपका बाइंड कर जाए। तो इनिशियली देखो यार, यहां पर आपका पार्शियल प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ा अच्छा खासा, तब जाकर आपकी बाइंडिंग। देखो बहुत पार्शियल प्रेशर आपने बढ़ाया, 0 से लेके 17-18 के आसपास आपने किया, तब जाके बाइंडिंग आपकी हुई। लेकिन दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में आपको पहले केस में 17-18 बढ़ाना पड़ा, दूसरे में 20 से आपको सिर्फ 28 करना पड़ा। पहले यानी आपने 0 से 18 के आसपास किया, तब जाके एक ऑक्सीजन बाइंड किया। लेकिन उसके बाद आपने 18 से सिर्फ 28 तक किया, 10 बढ़ाया सिर्फ, तो ही जाके बाइंडिंग हो गई। उसके आगे आप देखोगे तो यहां पर आपकी ठीक ठीक बाइंडिंग हो गई। जब आप 30 से 40 के आसपास करते हो तो आपका 40 तक आपने किया, एक और बाइंडिंग आपको देखने को मिल गई। यानी फर्स्ट की जो बाइंडिंग है ये आपकी थोड़ी सी मुश्किल रहती है। लेकिन एक ऑक्सीजन अगर बाइंड हो गया तो ये हीमोग्लोबिन की हीम यूनिट्स में कुछ चेंजेस लाता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है, जो कि कहता है कि भाई दूसरे ऑक्सीजन फटाफट आके बाइंड कर जा, तो दूसरा ऑक्सीजन अच्छे से बाइंड करने की कोशिश करता है। तो इस वाले की बाइंडिंग फैसिलिटेट हो जाती है, आसान हो जाती है। इसे आप कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हो। यहां पर अगर आप देखोगे तीसरा वाला थोड़ा और आसानी से बाइंड करेगा, और चौथा वाला आपका और भी आसानी से बाइंड करेगा, और चारों के चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है गाड़ी के अंदर चढ़ जाएंगे, और आपको इस प्रकार का एस शेप सिग्मॉइड कर्व देखने को मिल जाता है। एस शेप का सिग्मॉइड ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई, जो कि आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग का और डिसोसिएशन का। ओके, तो एक सिग्मॉइड कर्व आपको देखने को मिलता है जब परसेंटेज सैचुरेशन और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड, इसको आप प्लॉट करते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट। यानी यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एंड यहां पर परसेंटेज सैचुरेशन है। इट इज यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2 एंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन। अब यहां पर यह बात क्यों बोली गई कि इफेक्ट को स्टडी करने में हेल्प करता है? मैंने आपको क्या बताया था कि काफी बार कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि आपके हीमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन को डिसोशिएट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। यानी अगर कोई इनहिबिट कर रहा है इस प्रोसेस को, तो एक ग्राफ राइट साइड में इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा। तो आप स्टैंडर्ड कर्व पहले ड्रॉ करो। अगर आपने कोई कंडीशन बढ़ाई और राइट साइड में आपका शिफ्ट हो गया है ग्राफ, इसका मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूटा है। और अगर यही ग्राफ आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये अच्छा जा रहा है, बाइंडिंग जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बढ़िया तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, एंड यहाँ पर दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट हो रहा है, कम हो रहा है। राइट, ये बातें आपको नोट करनी रहती हैं कि आप एक स्टैंडर्ड कर्व बनाइए, और स्टैंडर्ड कर्व में फिर आपने समझ लीजिए CO2 बढ़ाकर देखी। अगर आपने CO2 बढ़ाई तो ऑक्सीजन आपका नहीं बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। समझ लो आपने CO2 बढ़ाई, आपके 50 मॉलिक्यूल यहां पर CO2 के प्रेजेंट है, और आपके यहां पर 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। तो आपका पहले एक केस था जहां पर 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थे, एक भी मॉलिक्यूल आपका CO2 का नहीं था। तो यहां पर तो 100 के 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे, लेकिन यहां पर 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के तो हैं, लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो सारे के सारे तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकते, कुछ तो CO2 के बाइंड करेंगे ना। तो कुछ CO2 जो आकर यहां पर उंगल करेगा, इस वजह से आपको ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ानी पड़ेगी। तो ये 25% सैचुरेशन तब आएगी जब आप ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ाओगे, पार्शियल प्रेशर और बढ़ाओगे। तो आपकी जो पहले 25% सैचुरेशन इस ऑक्सीजन लेवल पे हो रही थी, अब वो 25% सैचुरेशन आपकी 25 या 18 पे ना होकर के कहां होगी, 35 वाले लेवल पे होगी। तो राइट साइड में क्यों शिफ्ट हुआ पता हुआ, क्योंकि आपको अब ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना पड़ रहा है। सिमिलरली पहले 50% सैचुरेशन आपकी इस पे हो रही थी 28 वाले लेवल पे, अब 50% सैचुरेशन किस लेवल पे होगी, 50 लेवल पे होगी।
यानी पहले आपको 50% सीट्स कवर करने के लिए सिर्फ 28 ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए था, लेकिन अब आपको 50 ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए, तो ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होगा। लेकिन अगर आपने CO2 को कम कर दिया है तो ऑक्सीजन जितने भी हैं फटाफट बाइंड कर जाएंगे, तो कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में भी काम चल जाएगा, तो आपका लेफ्ट साइड में ग्राफ शिफ्ट होगा, यानी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस को या फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा एंड सेकंड केस जो आपका इनहिबिट करेगा। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है, लेफ्ट राइट में शिफ्ट होगा किस वजह से होगा, इनहिबिशन कहां हो रही है, प्रमोशन कहां पर हो रहा है। तो कैडेट वाली ट्रिक याद करनी है, उससे आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि राइट साइड में कब शिफ्ट हुआ और लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट हुआ। CO2 का ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं मेरे भाई। CO2 का ट्रांसपोर्ट एक तो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में हो सकता है, यानी H2CO3 के फॉर्म में, तो अराउंड 7% जो CO2 है ये डिसॉल्व्ड स्टेट में यानी कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में आपकी प्लाज्मा के थ्रू ली जाती है। यानी प्लाज्मा के फॉर्म में 3% ट्रेवल कर रहा था सिर्फ ऑक्सीजन, यहां पर आपका प्लाज्मा के फॉर्म में CO2 7% के आसपास ट्रेवल कर सकता है। एज कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% आपका ऑक्सीजन ट्रेवल कर रहा था, लेकिन यहां पर सिर्फ 20 से 25% CO2 ट्रेवल करता है कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन। जब PCO2 ज्यादा है, इज हाई, तो जाहिर सी बात है आपका बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन उस टाइम पर लो होना चाहिए, अदरवाइज कंपटीशन क्रिएट करेगा, तो CO2 जो है आपका बाइंड हो जाएगा। ओके, सो जैसे कि आपका टिश्यू है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वहां पर आपका PCO2 भी ज्यादा होगा और PO2 कम होगा, तो वहां पर बाइंड कर जाएगा आपका हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्टीमेटली ट्रेवल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप एल्वियोलाई की बात करेंगे तो एल्वियोलाई में आपका ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम था, तो वहां पे ऑक्सीजन बाइंड करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो आपको ये दो बातें याद रखनी पड़ती हैं कि ग्रेडियंट कहां कहां पर मौजूद है। तीसरे तरीके से यानी एज बाइकार्बोनेट के तरीके से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है 70%। ऑक्सीजन में ज्यादातर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जा रहा था 97% और सिर्फ 3% प्लाज्मा के फॉर्म में था। CO2 में अगर आप देखें तो 7% प्लाज्मा के फॉर्म में है, 20 से 25% आपका कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, लेकिन 70% आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। तो यहां पर क्या है, आपका आरबीसी के अंदर एक बहुत अबंडेंट एंजाइम है और आपके प्लाज्मा के अंदर भी इसकी माइन्यूट कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहती है। तो प्लाज्मा के अंदर और आरबीसी के अंदर जो एंजाइम है इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, यानी ये CO2 और वाटर को कंपाइल कर देगा और क्या बना देगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 बना देगा, यानी कार्बोनिक एसिड बना देगा। ये क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना। और ये दोनों साइड में रिएक्शन चला सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, यानी H2CO3 को तोड़ के CO2 H2O भी बना देगा, H2O और CO2 को मिक्स करके H2CO3 भी बना देगा। दोनों प्रकार से काम करता है। ये डबल हेडेड एरो इसीलिए लगे हुए हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, हमने इसको बायोमोलिक्यूल में भी देखा था, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम। एक सेकंड में 6-7 लाख मॉलिक्यूल्स तक को भी कैटालाइज करता हुआ देखा गया है इस एंजाइम को। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, ये आपका कार्बोनिक एसिड बनाए इसे बाइकार्बोनेट में और प्रोटॉन में भी कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये आगे जाकर फर्दर डिसोशिएट हो जाती है। ओके, तो यहां पर आपका जो है CO2 अलग से निकल जाता है। तो ये जो CO2 था इसे पहले कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में हमने फिक्स कर लिया, क्योंकि CO2 को तो यहां वहां नहीं भगा सकते एज इट इज, क्योंकि CO2 टॉक्सिक है, तो इसको कार्बोनिक एसिड में हमने कन्वर्ट कर दिया। कार्बोनिक एसिड उतना टॉक्सिक नहीं है और जहां पर हमें CO2 को निकालना है वहां पर हम निकाल देंगे जिससे बॉडी से बाहर जा सके। ओके, तो इसका मतलब हमने CO2 के ऊपर एक पॉलीथीन चढ़ा दी जिससे कि CO2 की टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए। अब हमें उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी टॉक्सिसिटी का, और जहां पर हमें इसे बाहर भगाना होगा हम इसकी पन्नी उतारेंगे और इसको भगा देंगे जिससे हमारी बॉडी पर इसका कोई इल इफेक्ट ना हो। जैसे देखो यहां पर बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू में CO2 ज्यादा है, तो CO2 आपका ब्लड के अंदर आ गया डिफ्यूजन से, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका यहां पर देखने को मिला, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 आ चुका है और अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। यहां पर देखो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर अगर आगे जाना चाहता है तो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा, अदरवाइज यहां पर देखो मेरे भाई जो CO2 है वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा एंड कार्बोनिक एसिड फर्दर बाइकार्बोनेट बना लेगा। ये बाइकार्बोनेट आपका आगे जाकर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, तो ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो है ब्लड में पहुंच जाएगा, ब्लड के थ्रू ये बाइकार्बोनेट कहां पहुंचा, आपका सीधा एल्वियोलाई के पास जहां पर आपको इसे रिलीज करना है। तो ये जो बाइकार्बोनेट था ये दोबारा से आपका CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया। H2O तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता ही है, वैसे भी ये जो CO2 था
ये आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया एल्वियोलाई के अंदर और एल्वियोलाई से आपकी बॉडी के बाहर यानी एटमॉस्फेयर में फेंक दिया गया। यानी क्या हुआ ये समझने की कोशिश करो। आपके टिश्यूज के अंदर बहुत सारा CO2 जमा है, ब्लड वेसल आके बोली कुछ देना है, तो उसने बोला कि ऑक्सीजन हमें दे दो और हमारा CO2 ले जाओ। तो टिश्यूज ने अपना CO2 लोड कर दिया है ब्लड वेसल के अंदर। तो अब जो ब्लड वेसल है उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, लेकिन CO2 को वो एज इट इज नहीं ले जा सकता बिकॉज इट इज टॉक्सिक। तो वो उसे वाटर से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बना लेता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और फिर वो उसको बाइकार्बोनेट में भी तोड़ देता है क्योंकि बाइकार्बोनेट आपका ट्रेवल करने में थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है। तो बाइकार्बोनेट आपका बन चुका है यानी HCO3 नेगेटिव बन चुका है। तो आपका बाइकार्बोनेट बन चुका है, ट्रेवल करते करते वो लंग्स के पास पहुंचेगा। अब उसे पता लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे तो CO2 का ही डिफ्यूजन ग्रेडियंट है, राइट। तो उसे CO2 बनानी पड़ेगी। तो जो आपका HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव ट्रेवल कर रहे थे वो H2CO3 बनाने के दोबारा से, और दोबारा से CO2 और वाटर बना लेंगे। CO2 आपका डिफ्यूज हो जाएगा बिकॉज जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 ज्यादा है, एल्वियोलाई में कम, तो एल्वियोलाई के अंदर CO2 पहुंच जाएगा जस्ट इसी प्रकार से, और आपका वाटर तो बॉडी में पड़ा ही रहेगा, और यहां से फिर एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 फेंक दिया जाएगा। ये आपके CO2 का ट्रैवल पाथ कि किस हिसाब से इसे ट्रैवल करवाया जा सकता है। ओके, सो दिस इज द सेम डायग्राम, लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट्स। सो एट द टिश्यू साइड पे CO2 ज्यादा है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, तो CO2 जो है ये ब्लड में चला जाता है और आपका बाइकार्बोनेट बना लेता है। इस फॉर्म में इसे ट्रैवल करना है, बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन बना लेता है। लेकिन एट एल्वियोलर साइट, एल्वियोलाई में आपका CO2 कम है, तो वहां पर क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन के रिएक्शन चलाने हैं इसे। जो आपका HCO3 नेगेटिव है और आपका प्रोटॉन है ये मिल जाएंगे, ये मिल करके क्या बना लेंगे, H2CO3 बना लेंगे, और H2CO3 जो है फर्दर टूट करके क्या बना लेगा, CO2 और H2O बना लेगा। ये H2O बॉडी में पड़ा रहेगा और ये CO2 क्या हो जाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा। ये आपने किया, डिफ्यूज आउट करने के लिए आपने ये रिएक्शन चलाया, और डिफ्यूज इन करने के लिए आपने क्या चलाया, जब आपने CO2 लिया इसको आपने बाइकार्बोनेट के पहले कार्बोनिक एसिड बनाया, फिर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने सिर्फ डिफ्यूज आउट वाला केस देखा यहां पर, तो हम बाकी एरोस को मिटा देते हैं। ओके, ये डायग्राम हम देख ही चुके हैं। जैसा कि 100 ml जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो 5 ml ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसी प्रकार से 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 है, तो 4 ml CO2 को आगे बढ़ाता है, एल्वियोलाई तक ले जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द CO2 एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब जो आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस होते हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है, इनको कंट्रोल करता है आपका न्यूरल सिस्टम, कि कब सांस आपको ज्यादा लेनी है, कैसे गैसियस एक्सचेंज आपका हो पाएगा। तो इसके लिए आपकी बॉडी में इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सेंटर्स हैं, और मेन जो आपका सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जिसे बोला जाता है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसके अलावा एक न्यूमेटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट रहता है जो कि आपका पॉन्स रीजन में प्रेजेंट रहता है। तो P फॉर न्यूमेटॉक्सिक एंड P फॉर पॉन्स, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा काफी सारे कीमोसेंसिटिव एरियाज भी रहते हैं, और उसके साथ साथ आपका एरोटिक आर्क, कैरोटिड आर्टरी, इनके जो कुछ सेंसिटिव सेल्स हैं वो भी हेल्प करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम। तो रेस्पिरेटरी रिदम यानी सांस आने की जो रिदम है उसको कौन रेगुलेट करता है, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, एंड आपका P फॉर न्यूमेटॉक्सिक जो सेंटर है ये कहां प्रेजेंट रहता है, ब्रेन के पॉन्स पार्ट में प्रेजेंट रहता है। और एक कीमोसेंसिटिव मतलब केमिकल्स के लिए सेंसिटिव एरिया रहता है, जो कि अगर CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई है या प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो गई है तो इससे ट्रिगर हो जाता है और कहता है भाई रेस्पिरेशन में बदलाव लाओ, रेस्पिरेशन के रिदम में बदलाव लाओ। सो दिस पर्टिकुलर कीमोसेंसिटिव एरिया इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से एडजेसेंट आपको यानी उसके आसपास आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर देखो ब्रेन के अंदर इनकी पोजीशन क्या है। ब्रेन के अंदर ये जो इंस्पिरेटरी एरिया है दिस इज प्रेजेंट ओवर हियर, एक्सपिरेटरी एरिया आपका इधर है, जो दोनों के दोनों आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम के ब्रेन पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज द मेडुला एरिया, इसे आप मेडुलरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी कहते हो या रिदमिसिटी एरिया भी कहते हो। ये आपका मेन जो है, लेजर पॉइंटर से दिखा देता हूं, ये जो है आपका मेन मेडुला ऑब्लोंगेटा का पार्ट है। इसके ऊपर ये जो पार्ट है इसे आप क्या कहते हो, पॉन्स, ये जो राउंड पार्ट है
स्पॉन्स में क्या है आपका न्यूमेटैक्सिक एरिया है, ऊपर जो है आपका यहाँ पर न्यूमेटैक्सिक एरिया प्रेजेंट, ये भी आपका कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम को, बट मेन जो है वो मेडुला है। और इसके अलावा यहां पर जो है आपके कीमोसेंसिटिव सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जस्ट आपके मेडुला के जो सेंसरी रीजन है इसके ऊपर, ओके, कीमोसेंसिटिव एरियाज। तो एक बार इनके फंक्शंस देख लेते हैं कौन क्या क्या करता है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है आपका सबसे मेन, जिसको आप इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर बोलते हो, ये वाले इस एरिया के अंदर जो कि आपके मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम के ब्रेन रीजन में प्रेजेंट है, ये हमें पता है। ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है, यानी नॉर्मली आप जो सांस ले रहे हो ये किस वजह से ले रहे हो, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के रीजन की वजह से, रेस्पिरेटरी रिदम रीजन की वजह से ले रहे हो। यहां पर देखो यार, यहां पर आपका न्यूमेटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट रहता है जो कि पोन्स रीजन में होगा। अब यहां पर क्या है, इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी ये जो न्यूमेटॉक्सिक सेंटर है ये आपका मेडुलरी जो रीजन है इसको एक्टिवेट करता है काफी बार। ओके, न्यूरल सेंटर जो है वो, न्यूरल सिग्नल जो है इस सेंटर से जाते हैं और ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, जिससे जल्दी जल्दी सांस आने लग जाती है। अगर रिड्यूस हो रही है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, राइट, यानी आप कम टाइम में इंस्पायर कर पा रहे हो, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट भी चेंज हो जाएगा, आपको ज्यादा बार सांस लेनी पड़ेगी। अल्टीमेटली आप लोग अपने सांस के पैटर्न को ऑल्टर कहां से कर सकते हो, न्यूमेटॉक्सिक एरिया से कर सकते हो। अदरवाइज जो नॉर्मल सांस लेने का पैटर्न था वो मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर कर रहा था रेगुलेट। इसके अलावा काफी सारे कीमोसेंसिटिव एरियाज भी होते हैं। कीमोसेंसिटिव मतलब केमिकल्स के थ्रू सेंसिटिव, और सबसे ज्यादा कौन से केमिकल्स के लिए सेंसिटिव है, मैंने आपको बताया था CO2 और प्रोटॉन, यानी एसिड के लिए सेंसिटिव है। अगर CO2 और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं किसको, रिदम सेंटर को। तो ये एडजेसेंट टू रिदम सेंटर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो रिदम सेंटर के पास सिग्नल भेज देते हैं कि CO2 बहुत ज्यादा हो गई है, हमें बाहर निकालनी पड़ेगी, तो आप रेस्पिरेशन को क्या करो, एनहेंस करो, उसके रेट में कुछ बदलाव लाओ। सिमिलरली कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं आपके एरोटिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी में, जो कि सेम आपके कीमोसेंसिटिव एरिया की तरह ही CO2 और H+ कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर इनमें ज्यादा अमाउंट मिलता है CO2 और H पॉजिटिव का, तो ये भी रिदम सेंटर को रेगुलेट कर देते हैं। कहने का क्या मतलब है कि चाहे आपका यहां पर न्यूमेटॉक्सिक सेंटर हो, चाहे आपका यहां पर कीमोसेंसिटिव एरिया हो जो कि इसके एडजेसेंट प्रेजेंट रहता है कीमोसेंसिटिव, चाहे आपका यहां पर आपका एरोटिक आर्क हो या कैरोटिड आर्टरी हो, इनमें अगर कोई भी चेंज हो जाता है CO2 में, यानी इंक्रीज अगर हो जाता है, या प्रोटॉन में अगर इंक्रीज हो जाता है, तो ये आकर के किसको सिग्नल दे देंगे, ये सिग्नल दे देंगे आपका मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर को या मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया को कि भाई ये पर्टिकुलर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, आप जो है इसके रिगार्डिंग एक्शन लो और फटाफट से जो है इस CO2 को अपनी बॉडी से रिमूव करो। तो यहाँ पर भी आपको एक्टिवेशन वाले सिग्नल्स देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स हाउ ऑल दीज थ्री थिंग्स रेगुलेट द रेस्पिरेटरी रिदम्स। ओके, तो CO2 और इसका ही प्रभाव पड़ता है प्रोटॉन का। ऑक्सीजन ज्यादा भी है तो उससे आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो ऑक्सीजन की इतनी कोई खास रोल नहीं है रेगुलेशन में। तो रेस्पिरेटरी रिदम की रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कोई खास रोल नहीं होता है, इट इज इनसिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन प्रोटोकॉल। नाउ द फाइनल टॉपिक ऑफ अकाउंट, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि आपको श्वास संबंधित या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिजीजेस हो सकती हैं। सबसे कॉमन है अस्थमा, यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर आपके जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल का जो एयरवे है ये आपका नॉर्मल है। ओके, अच्छा खासा यहाँ पर ल्यूमन प्रेजेंट है जिसके अंदर से एयर ट्रांसपोर्ट हो सकती है। लेकिन अगर इसमें सूजन आ जाए तो ये जो आपकी बाउंड्री थी ये आपकी और मोटी हो जाएगी। अगर बाउंड्री और मोटी हुई है तो बीच का जो एयर पाथवे है ये आपका और छोटा हो गया, ल्यूमन और छोटा हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ल्यूमन आपका कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो एयर आपकी कम पास हो पाएगी। एंड और ज्यादा अगर इन्फ्लेमेशन हो गई तो एयर का पाथवे एकदम ही कम हो गया, हवा एकदम कम आ पाएगी, तो आपको ज्यादा सांस लेनी पड़ेगी। आप जोर जोर से सांस लेना स्टार्ट करोगे, आपको बात बात पर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। सो ड्यूरिंग अटैक क्या होता है, एकदम बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एयर पाथवे एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, एयरवे एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिस वजह से आपकी
सांस पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो नॉर्मल एयरवे अगर आप देखें तो अच्छा खासा ल्यूमन है, अस्थमेटिक एयरवे में इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका ल्यूमन छोटा हो चुका है। सो सांस लेने में तकलीफ होती है, जिस वजह से सांस फूल जाती है बार बार, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो आपका एयरवे है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इनमें से किसी में भी आपकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से ल्यूमन छोटा हो जाएगा। इस प्रकार का अस्थमेटिक पंप जो है ये आपको डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है कि आप इस पंप का इस्तेमाल करें, जिसके से आपको सांस लेने में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि आपको लिक्विड ऑक्सीजन जो है यहाँ पर दे दिया जाता है, जो कि आपके ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है, क्योंकि सांस के थ्रू आपको ऑक्सीजन ही चाहिए। इफ यू विल गेट इट समहाउ विद वैरायटी ऑफ डिवाइसेस देन इट्स गोना बी गुड। और ये आपके थोड़े बहुत जो है पार्ट्स को खोलने का भी काम करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करने का भी काम करते हैं। दिस वाज अस्थमा, द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एम्फिसीमा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एम्फिसीमा इज मुकेश। सो मुकेश जो हर बॉलीवुड फिल्म से पहले आपको देखने को मिलता है। सो मुकेश जो था सिगरेट पीता था, फिर आपको बताया गया कि कैसे उसको कैंसर हो गया। इसी हिसाब से अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो तो आपके एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं, पतली पतली जो वॉल्स हैं, ये डैमेज हो जाएंगी। और एल्वियोलाई की वॉल अगर भाई डैमेज हो गई तो अल्टीमेटली सरफेस एरिया गिर जाएगा। अगर एल्वियोलाई की वॉल खत्म तो सरफेस एरिया खत्म, और सरफेस एरिया खत्म तो कम ऑक्सीजन आपके पास आ पाएगी, तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो पाएगा आपका सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। तो यहाँ पर बहुत प्यारा डायग्राम बना रखा है कि जो लंग है ये आपके खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको सिगरेट जो है दिखाई दे रही है कि जितना सिगरेट सुट्टा मारोगे उतने ही लंग्स खराब हो जाएंगे। ओके, सो मैं तुम्हें पर्सनली सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अभी तक कभी भी सिगरेट का सेवन नहीं किया है, इनफैक्ट हाथ में भी नहीं ली है, तो अल्टीमेटली आई कैन गिव यू द राइट एडवाइस नॉट टू फॉल फॉर सिगरेट एनी हाउ। ओके, तो ये नशे वशे से दूर रहना भाई, कभी पढ़ मत जाना। कॉलेज में तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ अपरंपार मिलेंगी, हमें भी मिली थी, सबको ही मिलती हैं, नॉट अ बिग डील, बट हाँ थोड़ा दूर रहना। अब ये देखो आपके लंग्स जो हैं, जो दिखाया जाता है इतना तार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। वो जो तार भरे लंग्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए गए कि ये जो है आपके खराब हो जाते हैं। तीनों के तीनों लोब्स ऑफ द राइट लंग एंड बोथ लोब्स ऑफ द लेफ्ट लंग आर टोटली खराब ओवर हियर। इतनी बुरी हाल हो चुकी है कि जो पिंक कलर के, रेडिश कलर के प्यारे प्यारे लंग्स होने चाहिए थे वो आपके कैसे ब्राउन कलर के हो गए, गंदगी जमा कर करके। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, मतलब पापी पेट का सवाल है वाला केस है यहाँ पर, कि कुछ ऐसी नौकरियाँ होती हैं जैसे कि आपकी मेटल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ग्लास इंडस्ट्रीज़ हो गई, सिलिका इंडस्ट्रीज़, सीमेंट फैक्ट्रीज़ हो गई, जहाँ पर दिन रात डस्ट उड़ता रहता है। काफ़ी सारे ऐसे ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स हैं जिनको ऐसी जगह पर रहना पड़ता है, ऑब्वियसली जहाँ पर चारों ओर उनके साधन चल रहे हैं दिन रात, तो उन्हें मास्क पहनना पड़ता है, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी का मास्क, और वो भी ठीक तरीके से लगाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इन डायरेक्ट एक्सपोजर टू द हार्मफुल पार्टिकल्स, जिससे कि उनको काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए इन्हें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर बोला गया, क्योंकि नौकरी की वजह से होती है। तो फ्यूम्स और डस्ट जो है अलग अलग चीज़ के, जैसे कि सिलिका के अगर आप कांटेक्ट में आते हो तो आपको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, नाम में ही सिलिका है। और एस्बेस्टोस के, यानी ग्लास वगैरह की फैक्ट्री में, मेटल वगैरह की फैक्ट्री में काम करते हो तो एस्बेस्टोस के कांटेक्ट में आते हो, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर कि लंग्स आपके कैसे खराब हो सकते हैं। दीज आर द हेल्दी लंग्स, खराब हो जाएंगे एस्बेस्टोस की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लंग्स की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। यहाँ पर तो आपको पूरा ही कबाड़ा लंग्स का देखने को मिल सकता है कि कितना ज़्यादा बुरा हाल है। तो एस्बेस्टोस जो है ये आपका फाइब्रोसिस वगैरह भी कॉज कर देते हैं, आपके लंग्स को पूरे तरीके से डिटियोरेट कर देते हैं, जिससे आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, एंड अल्टीमेटली ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर से कुछ साल में जो वर्कर हैं उनकी डेथ भी हो सकती है, इफ़ दे आर नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। अगर वो मास्क वास्क का प्रयोग नहीं करते और रेगुलरली अपने आप को एक्सपोज रखते हैं इन सारी चीज़ों से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। सो गाइज, दिस वाज द चैप्टर एंड आई होप इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल। मुझे पढ़ा के पर्सनली बहुत ज़्यादा मजा आ गया है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ा के ऐसा लगता है कि हाँ यार एकदम तृप्त हो गए, कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत बेहतर तरीके से, बिकॉज इट वॉज ईजी एंड मैकेनिज्म ओरिएंटेड चैप्टर। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक था, और जहाँ पे लॉजिक होता है वहाँ पे रटने का काम खत्म हो जाता है। कुछ एक वैल्यूज, कुछ एक नाम, दुनिया में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो लोग बोलते हैं कि हमारा चैप्टर तो बहुत कंसेप्चुअल है, हमें तो हमारे सब्जेक्ट में तो कुछ रटने का नहीं होता। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ रटने का तो होता ही है। अगर आप बात करो फिजिक्स की भी, तो यूनिट्स वगैरह जो है उनके नाम तो आपने इनिशियली रटे ही होंगे ना। आपने कैंडेला नाम तो रटा ही होगा, नाम तो सारे ही रटने के। न्यूटन का नाम भी आपको रटना ही पड़ा था, उसमें समझने का क्या है। तो नाम आपको यहीं पर याद करने पड़े, अदरवाइज चैप्टर एकदम भाई पूरा पूरा कंसेप्चुअल था, इसमें कुछ भी रटने का तो मुझे तो नहीं लगा।
बाकी इट्स टोटली योर कॉल, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक अभी आपको पता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इट वाज, और आगे अभी जो चैप्टर आने वाला है दैट वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो फिजियोलॉजी पढ़ाने में इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हर चीज़ आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, सो यू गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट प्रेफर human physiology more as compared to that of plant physiology. So let's go deep inside the topics of circulatory system, excretion, locomotion and movement, neural control, coordination and chemical control integration in the coming time. Let's hope for the best. Prepare well, just revisit all the concepts, recapitulate all the concepts in a better way, and करते रहो यार। अपने साथ साथ जो है सारी की सारी DPPs आपको मिलती जा रही हैं, काफ़ी सारे जो आपको contents available कराए जा रहे हैं, just have a good grasp on them. Thank you so much guys, lots of love, Jai Hind, I'll surely catch you in the next chapter. Thank you.